हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका स्वागत है बच्चों। इससे पहले भी मैंने क्लास 9 का ही साइंस का व्रज के पेपर 1 से लेके 5 तक के सेक्शन बी और पेपर 2 और 1 का जो सेक्शन सी और डी है ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। उन वीडियोस के जो प्लेलिस्ट की लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिला तो वीडियो में कहीं पर भी आपको आई बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो जो भी आंसर आपको वीडियोस में मैं बताती हूँ वो सारे आंसर एग्जाम के आंसर ओरिएंटेड ही होते हैं। तो आप चाहें तो उन आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर भी आंसर अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सेक्शन सी का हमारा पहला क्वेश्चन है 38 वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है। तो जिसके नीचे मैंने रेड लाइन किया हुआ है वो सब हो जाएंगे पदार्थ के अंदर। तो कौन कौन आ जाएगा? कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू पानी और इत्र की सुगंध, ये सारे पदार्थ हैं। आपको पता ही होगा बच्चों पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ उसे कहते हैं जिनका द्रव्यमान होता है और जो जगह को घेरती है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण किस में आ जाएंगे? पदार्थ के अंदर। ओके चलो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 39 वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ। ओके, यहाँ पर हमें सवाल में कहा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी विषमांगी मिश्रणों में हमें वर्गीकृत करना है। तो जिसपे मैं बॉक्स, सबसे पहले हम समांगी मिश्रण को देख लेते हैं। जिसपे ये रेड बॉक्स बनाए हुए हैं वो सारे कैसे मिश्रण है? समांगी मिश्रण है बच्चों, है ना। तो सोडा, जल, वायु, सिरका और ये छनी हुई चाय। उसके बाद विषमांगी मिश्रण तो किसमें आ जाएगा? जो बच गए हैं, लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया, छन्नी मतलब ये मिट्टी हो गई, है ना। लकड़ी, बर्फ, मिट्टी, ये तीनों किसमें आ जाएंगे? विषमांगी मिश्रण के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? दोनों को क्लासिफाई कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सवाल नंबर 40वां है। यहाँ पर सवाल नंबर 40वें में क्या कहा हुआ है कि हेमल के पापा हमेशा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उनके वाहन की जांच करते हैं। उनकी गाड़ी में से निकलने वाले एरोसोल की जांच करते हैं। तो यहाँ पर एरोसोल क्या है? तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एरोसोल की एक प्रकार का क्या है? कोलाइडल मिश्रण होता है और जिसमें ठोस या द्रव्य के बहुत छोटे कण गैस में फैले होते हैं। इसकी परिभाषा देख ले तो जब ठोस या द्रव्य कण क्या करते हैं? आमतौर पर में फैले होते हैं वायु में, तो उसे एरोसोल कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, धुआं, कोहरा हो गया, इत्र स्प्रे हो गया, ये सब उसके उदाहरण हो जाएंगे। अब जैसे कि धुआं यानी कैसा है? ठोस कण है, गैस से मिला हुआ है। अब ये सब बताया हुआ है कि किस तरीके से हम उसको एरोसोल कहते हैं, धुआं को, कोहरा को, इन सभी को। अब उसके प्रभाव अगर हम देखें तो वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, आंखों में जलन हो सकती है और दृश्यता यानी विजिबिलिटी में कमी हो सकती है। ओके बच्चों, चलो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा जो 41वां क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बारी बारी से मैं यहाँ पर आपको सही जोड़े बता दे रही हूँ। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फास्फोरस की। तो फास्फोरस एक चतुर्परमाणुक है, हीलियम एक परमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा त्रिपरमाणुक है और सल्फर जो है बहुपरमाणुक है। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42वां की, जिसमें वनस्पति उत्तक और प्राणी उत्तक अर्थात क्या, और इनमें से वनस्पति प्राणियों में कौन सी भिन्नता देखने को मिलती है। तो देखो बच्चों, वनस्पति जो उत्तक है ये क्या होता है? पौधे में पाया जाता है और ये जैसे विभिन्न अंगों में होता है, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गया। ओके, विकास में, वृद्धि में पौधों के इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से अगर इस बात करूं मैं प्राणी उत्तक की, तो प्राणी उत्तक जानवरों में पाया जाता है और ये क्या होता है? अंगों में, विशिष्ट विभिन्न अंगों में, जैसे त्वचा हो गया, मांसपेशियां हो गई, हड्डियों में पाए जाते हैं, है ना। अब ये तो हो गई इनकी परिभाषा की बात। अब इनमें भिन्नता क्या है? तो हम एक एक करके इसके बारी बारी अंतर को देख लेते हैं कि जो वनस्पति उत्तक है, प्राणी उत्तक में क्या भिन्नता है। जैसे सबसे पहली भिन्नता ये है कि पौधे स्थिर होते हैं, इसके लिए उत्तक सरल होता है इसके अंदर, और प्राणी जो होते हैं गतिशील होते हैं, जिसलिए इनका उत्तक जटिल होता है। कोशिकाएं अक्सर मोटी कोशिका भित्ति वाली होती है, पर प्राणी कोशिका में मोटी भित्ति
कोशिका भित्ति होती नहीं है। वनस्पति ऊतक में जो मुख्यतः मेरिस्टेमेटिक जो ऊतक से होती है वृद्धि, प्राणियों में पूरे शरीर में उसकी वृद्धि देखने को मिलती है। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 43वां क्वेश्चन, जहाँ पर विस्थापन धन, ऋण अथवा शून्य हो सकता है, ये बताना है। देखो विस्थापन धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। समझ में आया? विस्थापन का मतलब ये कि अंतिम स्थिति में से हम प्रारंभिक स्थिति को काट देंगे तो हमारा जो आंसर है मतलब वो विस्थापन में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं वापस से आपको इस आकृति में बताऊं तो क्वेश्चन में, तो देखो अगर O से A तक अगर कोई इंसान जाता है तो उसका जो विस्थापन है ना वो धनात्मक होगा, पर वहीं अगर O से जो व्यक्ति है वो बी तक जाता है, बी से वापस ओ पे आता है, तो उसका जो विस्थापन है वो शून्य हो जाएगा। पर यदि व्यक्ति ओ से बी पर जाता है और बी से सी पर जाता है तो यहाँ पर उसका विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा। ओके चलो, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम लिखो। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिसकी दिशा में बल लगाया जाता है। ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब इसका समीकरण क्या है? तो देखो F इज इक्वल टू एम है, जहां पर F हमारा क्या है? फोर्स है, बल है, m वस्तु का द्रव्यमान है और a जो है वो त्वरण है ना। तो ये हमारा समीकरण का प्रस्तुतिकरण भी हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है कि अनुरणन अर्थात क्या। देखो अनुरणन वो घटना है जब कोई वस्तु अपने प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर आवृत्ति वाली बाहरी कंपन को प्राप्त करती है तो वो बहुत अधिक कंपन करने लगती है। ये तो परिभाषा हो गई। उदाहरण जैसे झूला यदि सही समय पर धक्का दिया जाए तो बहुत ऊंचा झूलने लगता है। देखो कम कैसे किया जा सकता है? तो अनुरणन के प्रभाव को कम करने के लिए जैसे घर्षण या डैम्पर को उपयोग करना चाहिए। वस्तु की प्राकृतिक जो आवृत्ति बदली जाती है और कंपन को रबर या स्प्रिंग जैसी चीजों से कम किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से उसे अनुरणन को कम किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ध्वनि के गुणन यानी एक से अधिक परावर्तन के हमें उपयोग बताने हैं। तो देखो पहले गुणन क्या है ध्वनि के? तो जब ध्वनि बार बार किसी सतह से टकराती वापस आती तो उसी ध्वनि को एक से अधिक परावर्तन कहते हैं। अब इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो मेगाफोन में होता है, हॉर्न या ट्रम्पेट जैसे जो वाद्य यंत्र होते हैं उनमें होता है, स्टेथोस्कोप में होता है ना, सभागार जो ऑडिटोरियम होता है उसके अंदर होता है। तो ऐसे ध्वनि का सही तरीके से परावर्तित होकर सब तक पहुंच सके इसके लिए यहाँ पर ध्वनि के गुणन का उपयोग किया जाता है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 वाला। यहाँ पर अब जो 47 क्वेश्चन है वो सेक्शन डी का है, जिसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है कि परमाणु उदासीन इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट करना है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि इस मॉडल के आधार पर हमें थॉमसन के मॉडल के आधार पर परमाणु की उदासीनता को स्पष्ट करना है। देखो जे थॉमसन के अनुसार परमाणु का जो मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। इस मॉडल में परमाणु को धनात्मक आवेश का एक गोला माना गया है। इस गोले के अंदर ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन चारों ओर फैले होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की मात्रा बराबर होती है, इसलिए आवेश शून्य हो जाता है। समझ में आया? जिसकी वजह से परमाणु विद्युत रूप से उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। आया बच्चे समझ में? नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बी वाला जो क्वेश्चन है कि क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु से संभव है? देखो रुदरफोर्ड के अल्फा कण का प्रकीर्णन उपयोग सोने की पतली पन्नी से किया था। अब देखो दूसरे धातु का उपयोग किया जा सकता था, पर सोने की तुलना में ना वो सभी अधिक तन्य नहीं होते, जिसकी वजह से उसकी जो बहुत पतली पन्नी बनाना आसान होता है। समझ में आया? सोने की तो पतली पन्नी होने के कारण अल्फा कण आसानी से गुजर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रकीर्णन भी देखा जा सकता है। इसी वजह से सोने का प्रयोग रुदरफोर्ड ने किया था। ओके, पर अलग धातु का भी उपयोग किया जा सकता था, ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 48वां क्वेश्चन है उदाहरण सहित समझाना है परमाणु संख्या को। तो देखो परमाणु संख्या वह संख्या है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है, जिसे समानतः जेड से दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हाइड्रोजन का परमाणु मतलब हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1, तो इसकी परमाणु संख्या भी 1 है। उसी तरीके से कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं तो इसकी परमाणु संख्या भी 6 है।
तो आपको ये याद रखना है कि जिस भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या से हम परमाणु संख्या को निकालते हैं, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो कभी कभार इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी परमाणु संख्या हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 49 वाला, कि पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय त्वरण से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है? देखो, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को समान गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। कारण ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार है, यानी एक जो पदार्थ है दूसरे पदार्थ पर जितना बल लगाता है उतना ही बल दूसरा पदार्थ पहले पदार्थ पर लगाता है, परंतु विपरीत दिशा में। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, कि जिस तरीके से पृथ्वी चंद्रमा पर बल लगा रहा है ना, आकर्षित कर रही, उतना ही बल और उतना ही आकर्षण चंद्रमा भी पृथ्वी पर लगाता है। समझ में आया? पर ये दोनों का जो बल का परिमाण है वो बराबर हो जाता है, जिसकी पर दिशा विपरीत होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 50वां, जिसमें मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या समझते हैं हम। तो जब भी कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे गिरती है ना, तो उस पर कोई अन्य बल काम नहीं करता है, उसी को कहते हैं मुक्त पतन। समझ में आया? किसी भी पदार्थ को ऊपर से छोड़ दो, यानी पत्थर को छोड़ दो ऊंचाई से, वो मुक्त पतन ही करा हुआ कहलाएगा। दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी वेग में जो वृद्धि होती है ना, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम जी से दर्शाते हैं। और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय मान है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51 वाला, कि अचल बल द्वारा होने वाला कार्य धन, ऋण या शून्य हो सकता है, समझाइए। तो जब भी कोई अचल बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये बल विस्थापन की दिशा पर निर्भर करता है। जैसे हमने पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर देखा कि धनात्मक कार्य कब कहा जाएगा, जब बल और जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में लगे तो कार्य धनात्मक, यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में लगे तो कार्य ऋणात्मक, और यदि बल और विस्थापन बीच का कोण 90 का बनाए तो विस्थापन शून्य होता है, तब कार्य शून्य कहा जाता है। चलिए तो आगे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 52 वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आंसर की बात करूं तो कोशिका के आकार में भिन्नता क्यों होती है? तो जीवों की कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। उसका कारण ये कि उनके आकार अलग होते हैं, उनकी आकृतियां अलग होती है। ये भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि हर कोशिका का जो कार्य है ना वो भी अलग होता है। इसी का रीजन के कारण कोशिका के आकार में भिन्नता देखने को मिलती है। तो इसके अगर मैं उदाहरण की बात कर लूं तो देखो, तंत्रिका कोशिका हो गई, लाल रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका क्यों अभिन्न है? क्योंकि देखो, तंत्रिका कोशिका बहुत लंबी होती है ताकि शरीर में संदेश दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। लाल रक्त कोशिका एक गोल और चपटी होती है ताकि ऑक्सीजन आसानी से ले जा सके। तो इसी कारण से कोशिका के आकार में भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमें दो आकृतियां बनाई हुई है। इससे क्वेश्चन क्या हुआ है कि पहले दोनों आकृति कौन सी क्रिया दर्शाती है? बहुत छोटा आंसर है, ये दोनों आकृतियां परासरण की क्रिया को दर्शाती है। ठीक है बच्चों। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन था क्या था कि ए कोशिका को किस विलयन में रखा गया होगा? तो ए आकृति को कोशिका फूली हुई दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसे हाइपोटोनिक विलयन में रखा होगा, जहां पे पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 54 सेक्शन डी का, इस पेपर का और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्या है बच्चों? फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है? तो देखो, फसल सुधार के लिए जो वैज्ञानिक ऐसे गुण विकसित करना चाहते हैं जिनसे उपज अधिक हो और फसल मजबूत हो। तो यहाँ पर ना कौन कौन से ऐसे गुण है? तो देखो, उच्च उपज हो, फसल अधिक मात्रा में उत्पादन दे, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है यानी फसल रोगों से कम प्रभावित हो, कीट प्रतिरोधक क्षमता यानी फसल कीटों से सुरक्षित रहे, जलवायु सहनशीलता यानी सूखा जो अधिक वर्षा या तापमान को सह सके, अच्छी गुणवत्ता यानी अनाज, फल या सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी हो सके, है ना, कम समय में पकने वाली किस्में जल्दी तैयार हो जाएं। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ पर पेपर 3 का सेक्शन सी और सेक्शन डी भी
सक्सेसफुली पूरा हो गया। ओके बच्चों, तो वीडियो एंड करने से पहले सबसे जरूरी बात बच्चों ये कि आप एक काम हमेशा भूल जाते हैं, पता है क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर्स आप जरा सा भी मिस न कर सके और आप पहले से प्रिपेयर रह सके अपने एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, तो अब जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो होगा पेपर 4 का सेक्शन सी और डी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगाकर देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।